कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, उनका शेप, उनकी बॉन्डिंग, उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर और उनका स्पेशली जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बहुत अच्छी थ्योरी है, जिससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये सारी चीजें सीख सकते हैं बच्चों। वीबीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक मेथोडोलॉजी है, एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्यों इस तरीके का है। सपोज कोई हमारे पास मॉलिक्यूल अगर ऑक्टाहेड्रल है तो क्यों ऑक्टाहेड्रल है, किस तरह से ऑक्टाहेड्रल है, उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है जी। तो इस वीबीटी का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड होता है बच्चों, जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट होता है। आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वीबीटी कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों बनता कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक लिगेंड जिसके पास एक लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर देता है मेटल को, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, वीबीटी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जब लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को। तो वीबीटी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि वो पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ये पॉइंट पढ़ लेंगे सो दैट आप इसके स्ट्रक्चर्स को इजीली समझ सकें। बट मैं आपको बताऊं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो चलिए आप नोट करेंगे, द मेन assumptions of VBT। मेन एजम्पशंस क्या क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारे पास लिगेंड है उसके पास एटलीस्ट कोई ऐसा एटम होना चाहिए जिस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? ईच लिगेंड हैज at least one atom containing a lone pair of electron कोई ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास में क्या हो बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सबसे पहली कंडीशन है लिगेंड्स की। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है बच्चों कि जो मेटल है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनेगा, है ना? तो लिखिए सेकंड पॉइंट, द empty hybrid orbitals of metal ions overlap with filled orbital of ligand to form metal ligand coordinate कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट आपसे कहना क्या चाहता है, तो ध्यान से सुनिए। सेकंड पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है कि जो लिगेंड होता है उसके पास एक फील्ड ऑर्बिटल होती है, और जो मेटल होता है बच्चों उसके पास एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। क्या होती है? एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये अपना लोन पेयर इसको देता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ बॉन्डिंग हो जाती है।
कुछ ऐसे। तो ये बनता है बच्चों मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो आपसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बच्चों बहुत इजी है ये पॉइंट समझने के लिए इन चीजों को। ठीक है, आप इनको समझेंगे बहुत इजी है, और जब आप अभी इसको प्रैक्टिकली सारे मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तब तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब बच्चों मेटल के पास कितनी ऑर्बिटल होनी चाहिए, या मेटल कितनी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लिगेंड पे, या ये कह सकते हैं वो डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे एक्चुअली, कि लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, the number of hybrid orbitals provided by the metal ion। बच्चों सेंट्रल मेटल आयन लिख लीजिएगा, सेंट्रल मेटल आयन, provided by the central metal ion is equal to the number of bonds formed by the ligands। इसका मतलब क्या है, कोशिश करेंगे समझने की बच्चा लोगों। देखिए सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज Ml4 कोई कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर बच्चों 4 लिगेंड, ये सपोज L आपका कोई मोनोवैलेंट लिगेंड है, मोनोडेंटेट है ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो बच्चा लोगों ये मोनोडेंटेट है तो एक बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब 4 लिगेंड 4 बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ में। तो मेटल हैज टू प्रोवाइड 4 एम्प्टी ऑर्बिटल टू 4 मोनोवैलेंट लिगेंड्स टू फॉर्म Ml4 कॉम्प्लेक्स। मेटल को कितना करना पड़ेगा, मेटल को यहाँ पर 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के लिगेंड 4 बॉन्ड इस तरीके से बनाएगा मेटल के साथ। ठीक है, जितने लिगेंड बॉन्ड बनाना चाहता है मेटल उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। बच्चों आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है और सपोज 4 लोग आ रहे हैं, तो आप सभी को एक एक रूम प्रोवाइड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये कि एक पर्सन को आपको एक रूम अलॉट करना है। तो 4 लोग आएंगे तो 4 रूम अलॉट करने पड़ेंगे, 2 लोग आएंगे तो 2 रूम आपको चाहिए होंगे वैकेंट, 6 लोग आएंगे तो 6 रूम आपको चाहिए होंगे। तो बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप डिटेल में समझ जाएंगे जब आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कहता है कि जब मेटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पर एक कंडीशन है कि भाई एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल शुड हाइब्रिडाइज्ड। कुछ कंडीशन है, देखिए क्या, द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एप्रोप्रिएट में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन सी हैं बच्चों, जैसे S हो गया, P हो गया एंड D हो गया, sp_d of the metal hybridized to give a set of equivalent orbitals, equivalent hybrid orbitals लिख देता हूं मैं, equivalent hybrid orbitals। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 2 है, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी बच्चों, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी 4 है तो हमारा sp3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और भी चीज पॉसिबल है, dsp2, दोनों ही पॉसिबल है। अगर sp3 है बच्चों तो ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज, ये टेट्राहेड्रल होती है। और अगर dsp2 है बच्चों तो यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर होती है,
DsP2 में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे आगे चीजों को। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 5 है तो यहाँ पर sp3d होता है। कई बार d अंदर वाली ऑर्बिटल यूज होती है, मैं भी आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा। तो ये बच्चों आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ये dsp3 भी हो सकती है। ठीक है, d पहले भी लिखा जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इस केस में बच्चों ये TBP होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप चाहें तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बच्चों आपको पता है कि ये sp3d होता है, कुछ केसेस में ये सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये sp3d2 होता है, और कुछ केसेस में d पहले लिख देते हैं हम लोग, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कब पहले लिखेंगे। d2 sp3 दोनों ही केसेस में बच्चों ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को समझने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको याद करेंगे, उसके बाद आगे सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं। वीबीटी के लिए ये 5 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखिए। द ऑर्बिटल्स involved in the hybridization may be either inner d orbitals, that is n-1d भी हो सकता है बच्चों, और outer d orbital, that is nd भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, या भी आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों 5 पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वीबीटी के लिए। पहले आप क्या करेंगे कि इसको आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, और उसके बाद आप जब इसको सीखेंगे वीबीटी को, स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना कि किस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले आप इसको कैलकुलेट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से हमें निकालना होता है। ठीक है बच्चों।